सो हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे सिन हीमोग्लोबिन के बारे में। इसके पहले हमने देखा था हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, किसके थ्रू देखा था? सालिस मेथड के थ्रू देखा था। अब हम देखेंगे एस्टिमेशन सिन हीमोग्लोबिन मेथड। ये एक अलग अल्टरनेटिव मेथड है सिन हीमोग्लोबिन मेथड। ये हम क्यों करते हैं? ये हम इसलिए करते हैं जब हमारे पास फोटोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अवेलेबल हो। ये एक एक्यूरेट मेथड है ब्लड का हीमोग्लोबिन टेस्ट करने की। सालिस जो मेथड थी उसमें क्या था, उसमें डिफेक्ट है कि वो 1 ग्राम पर डीएल का जो ना डिफरेंस देती है, यानी वो कम ज़्यादा दे देगी 1 ग्राम या 1 ग्राम कम दे देगी। जैसे कि आपका 9 है तो 10 दे देगी या तो 8 दे देगी। इस तरीके के सालिस के एक तो चीप मेथड है, चीप से मतलब सस्ता रहता है, सस्ता और टिकाऊ रहता है वो मेथड, ईजिली अवेलेबल हो जाता है। और अगर सालिस अगर आपके पास नहीं है, जैसे अगर आपके पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वगैरह नहीं है तो आप सालिस से परफॉर्म करो, पर अगर आपके पास ये है तो आप सिन हीमोग्लोबिन से परफॉर्म करो, क्योंकि क्या है मोस्ट एक्यूरेट मेथड में से आती है एचबी एस्टिमेशन की। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? व्हेन ब्लड इज मिक्स्ड विद ड्रेपकिंस रिएजेंट, जब ब्लड को मिक्स करते हैं ड्रेपकिन रिएजेंट से कंटेनिंग पोटेशियम साइनेट एंड पोटेशियम फेरिसाइनेट, क्या होता है उसमें? पोटेशियम साइनेट होता है या पोटेशियम फेरिसाइनेट होता है। ब्लड को जब मिक्स करते हैं ड्रेपकिन रिएजेंट में, ब्लड को काय में मिक्स करते हैं? ड्रेपकिंस रिएजेंट में, जिसमें क्या होता है? पोटेशियम साइनेट होता है और पोटेशियम फेरिसाइनेट होता है। तो पोटेशियम के स्टैंड फॉर पोटेशियम। पोटेशियम फेरिसाइनेट रिएक्ट्स विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। पोटेशियम फेरिसाइनेट किसके साथ होता है? मिक्स होता है हीमोग्लोबिन के साथ और फॉर्म करता है क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है? हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। अब जितना हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स जितना गाढ़ा रहेगा, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी, ब्लड जितना गाढ़ा रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उसकी उतनी मेजरमेंट से, यानी उतना ही हीमोग्लोबिन रहेगा। अब ये रहा इसका प्रिंसिपल कि जब ब्लड को मिक्स करा हमने ड्रेपकिंस रिएजेंट में, तो पोटेशियम उसमें क्या क्या रहता है? कंटेनिंग पोटेशियम साइनेट एंड पोटेशियम फेरिसाइनेट। तो पोटेशियम फेरिसाइनेट क्या करता है? रिएक्ट करता है किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन के साथ ये रिएक्ट करेगा और कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा? हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। इस हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स को हम क्या करते हैं? फोटोमीटर में चेक करते हैं। अब रिक्वायरमेंट्स क्या होती है सिन हीमोग्लोबिन मेथड करने की? एक तो होती है ड्रेपकिंस रिएजेंट, जिसके अंदर क्या क्या रिएजेंट मिक्स होता है? साइनाइड रहता है, फेरिसाइनेट रहता है, इस तरीके के केमिकल्स रहते हैं। ये केमिकल्स बहुत पॉइजनस रहते हैं। क्या रहता है? और रहता है एचबी पिपेट। एक एचबी पिपेट रहती है, टेस्ट ट्यूब्स या तो क्यूवेट, और फोटोमीटर या फोटोमीटर या कोलोरीमीटर, ये कोई भी ऐसा मीटर जिसमें क्या हो आप स्टैंडर्ड जो है फ्रिक्वेंसी से लाइट से चेक कर सको, जिसके अंदर फिल्टर रहता है, क्यूवेट रहता है जिसके थ्रू लाइट पास होती है, फिर जो उसका फोटो सेल रहता है वो रीडिंग को लेता है। इस तरीके के आपके पास मीटर है तो उसमें आप चेक करते हैं। अब देखेंगे हम इसका प्रोसीजर। हमने प्रिंसिपल देख लिया, इसके रिक्वायरमेंट्स देख ली, अब हम देखेंगे इसका प्रोसीजर। प्रोसीजर में कैसा होता है? बहुत सिंपल प्रोसीजर है इसका। आपने ब्लड लिया, ब्लड किसके थ्रू लेते हैं? इसमें वीनस के थ्रू ही ब्लड लेते हैं, क्योंकि इसमें वीनस के थ्रू भी ले सकते हैं, कैपिलरी के थ्रू भी ले सकते हैं, पर कैपिलरी में रखेंगे तो वो क्लॉट हो जाता है कैपिलरी में, क्योंकि इसमें एंटीकोगुलेंट्स तो रहते नहीं है। इसलिए वीनस के थ्रू लेकर उसको एडीटी वाइल में आप रख दो पहले ब्लड को, ठीक है। आपने ब्लड रख दिया ताकि वो कोगुलेट ना हो, क्योंकि इसमें क्या रहता है? एंटीकोगुलेंट रहता है काय में? एडीटी वाइल में। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी? आप लोगे क्यूवेट लोगे या टेस्ट ट्यूब लोगे। टेस्ट ट्यूब में ये रहा टेस्ट ट्यूब में आप लोगे ड्रेपकिंस रिएजेंट 5 ml। कितना लोगे? 5 ml लेंगे ड्रेपकिंस रिएजेंट टेस्ट ट्यूब में 5 ml लेंगे। सबसे पहले आप इसको वॉश वगैरह अच्छे से कर लो, ग्लव्स पहन के करो सब चीज़ें, क्योंकि जो पोटेशियम साइनाइड और पोटेशियम फेरिसाइनेट ये क्या होते हैं? इसमें साइनाइड होता है, यानी ये पॉइजनस है आपकी बॉडी के लिए, और आप इसको किसी भी तरीके से सॉलो ना कर जाओ ताकि आपकी बॉडी में पॉइजन ना चल जाए। पॉइजनस कब होगा? जब आप इसमें कितना ml पी लोगे? 500 to 600 ml जब आप ड्रेपकिंस रिएजेंट पी लोगे, सॉलो कर लोगे, तो आपके लिए ज़्यादा पॉइजनस होगा ये, मतलब ये लाइफ के लिए ज़्यादा थ्रेटनिंग डेंजरस होगा अगर इतना ज़्यादा सॉलो कर लोगे। थोड़ा बहुत भी पर आपको नहीं जाना चाहिए आपकी बॉडी में, क्योंकि ये पॉइजन होता है। तो हमने लिए कितना? 5 ml लिए ड्रेपकिंस रिएजेंट। 5 ml ड्रेपकिंस रिएजेंट लेने के बाद हम कितना लेंगे? ब्लड लेंगे 20 माइक्रोलीटर। कितना लेंगे? ब्लड लेंगे। कितना लेते हैं ब्लड? 25 ml लिया ड्रेपकिंस,
ड्रैपकिंस और 20 माइक्रोलीटर कितना लेंगे हम ब्लड। 5 ml लिया ड्रैपकिंस और 20 माइक्रोलीटर कितना लेंगे हम ब्लड लेंगे। ब्लड लेने के बाद 5 ml जो हमने ड्रैपकिंस लिया इसमें हम पोर कर देंगे ब्लड को पिपेट के थ्रू। पिपेट के थ्रू हमने लिया 20 माइक्रोलीटर ब्लड लिया ड्रैपकिंस रिएजेंट में, इसमें पोर करा। पोर करने के बाद इसको मिक्स करके हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए। कितनी देर के लिए? 5 मिनट के लिए। 5 मिनट्स के लिए इसको रख देंगे। क्यों रखते हैं इसको? ताकि जो ड्रैपकिंस रिएजेंट में जो फेरिसाइनेट है, पोटेशियम फेरिसाइनेट, वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर पाए और मेथोमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बना पाए। तो ये हल्का सा इसका कलर चेंज होता है, स्लाइटली कौन से ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। जैसे कि एसिडिमेटिन में करते हैं ना हम, तो कलर चेंज होता है, उसका डार्क कलर रहता है पर इसका बहुत हल्का ब्राउनिश कलर रहता है। तो ये कलर कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया। अब क्या होगा? ये चेंज हो गया। अब आया हमारे पास फोटोमीटर। फोटोमीटर पे हम सेट करेंगे कौन सा फिल्टर रहना चाहिए फोटोमीटर में। 540 नैनोमीटर की इसकी स्पेक्ट्रम रहना चाहिए और जो फिल्टर रहना चाहिए वो कौन सा फिल्टर रहना चाहिए? ग्रीन फिल्टर। ग्रीन फिल्टर रहना चाहिए। 540 नैनोमीटर पे इसका रीडिंग साइड रहना चाहिए फिल्टर की। और कौन सा फिल्टर रहना चाहिए? रेड फिल्टर नहीं, ग्रीन फिल्टर वाला फोटोमीटर रहना चाहिए। उस पे हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने कर लिया। अभी 5 मिनट के लिए सेट करके रख दिया। अब हम लेंगे एक ब्लैंक एक और टेस्ट ट्यूब लेंगे। उसमें क्या लेते हैं? डिस्टिल वाटर, जिसकी कोई वैल्यू होती ही नहीं है। तो डिस्टिल वाटर लिया, उसको डाला हमने क्यूवेट में। क्यूवेट में डालने के बाद हम साइड से पूरा उसको टिश्यू पेपर से क्लीन करेंगे, नीचे से बॉटम क्लीन करेंगे, क्योंकि इसमें से कौन सी लाइट पास होगी? जो फोटॉन्स लाइट पास होती है। कौन सी लाइट पास होती है? फोटॉन लाइट इसके थ्रू पास होती है। तो जो कितने पे सेट रहती है? 520 नैनोमीटर पे एनएम पे सेट रहती है। कौन सा फिल्टर रहता है? ग्रीन फिल्टर रहता है। तो फोटॉन्स लाइट इसमें से पास होगी। पास होने के बाद फिर वो रीडिंग देती है इसके अंदर कलर का। तो इसलिए हम इसको पोंछ के सबसे पहले हम चेक करेंगे ब्लैंक डाल के। फोटोमीटर में डाला हमने और चेक करेंगे ब्लैंक डाल के कि ये कोई रीडिंग तो नहीं दे रहा है। अगर रीडिंग दे रहा है तो उसको सेट करेंगे पहले फोटोमीटर को। रीडिंग देने के बाद फिर अब हम क्यूवेट में डालेंगे। क्यूवेट वो होता है, क्यूवेट वाली टेस्ट ट्यूब रहती है जो फोटोमीटर में डालने के लिए उसका अलग ही साइज रहता है क्यूवेट का। ठीक है, तो फोटोमीटर में अब हमने क्या डाला? क्यूवेट में डाला हमने ड्रैपकिंस रिएजेंट जो हमने बना के रखा है ब्लड के साथ, वो हमने अपना डाला सैंपल इसमें। अब हम इसको क्लीन करेंगे। अब हम इसको करेंगे इसकी मेजरमेंट। तो जैसे ही आप इसको ग्रीन फिल्टर में डालोगे तो ये यूनिट देगा। कोई भी यूनिट दे सकता है, जैसे कि दे दिया या तो 40 दे दिया, 35 दे दिया, 30 दे दिया, तो ये इस तरीके की रीडिंग देगा। अब इस तरीके की रीडिंग ये क्यों देता है? जितना आपका ब्लड का कंसंट्रेशन है, यानी जितना आपका हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है, उतनी ही ज़्यादा रीडिंग आएगी। यानी जितना ये जैसे 40 रहा यानी ज़्यादा है, उस तरीके से फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। आगे चल के क्या करेंगे? हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इतना तो हमने ले लिया, कुछ ज़्यादा प्रोसीजर नहीं है इसकी। इसमें हमने ड्रैपकिंस रिएजेंट लेते हैं 5 ml ड्रैपकिंस रिएजेंट टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद 20 माइक्रोलीटर इसमें डालते हैं ब्लड। इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं ताकि जो पोटेशियम फेरिसाइनेट है वो हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करे और मेथोमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनाए। ठीक है, उसको रखने के बाद हम क्यूवेट में पहले डिस्टिल वाटर लगा के देखेंगे। क्यूवेट में डिस्टिल वाटर डाल के हम चेक करके देखेंगे ये कोई फॉल्स रीडिंग तो नहीं दे रहा है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? ड्रैपकिंस रिएजेंट को भी टेस्ट करना है। ठीक है, ड्रैपकिंस रिएजेंट का भी एक स्टैंडर्ड रहता है। तो क्या इसके एक स्टैंडर्ड रहता है? जैसे कि कैलकुलेशन में कैसे करते हैं, जैसे ये हीमोग्लोबिन है, HB एस्टिमेट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसके ऊपर रहा टेस्ट OD, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टेस्ट और ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड। ये रहा स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय 15। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसके करेंगे कैलकुलेशन। तो क्या रहता है? ड्रैपकिंस रिएजेंट में पहले से स्टैंडर्ड्स लिखे आते हैं। रिएजेंट में स्टैंडर्ड्स रहते हैं, कंपनी स्टैंडर्ड बना के देती है। जैसे किसी का स्टैंडर्ड है 40, किसी का है 30, किसी का है 35, इस तरीके के स्टैंडर्ड रहते हैं। तो स्टैंडर्ड से हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे टेस्ट को।
टेस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से और डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड से, यानी दोनों को टेस्ट अपॉन स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय 15 इस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे और जो फिर वैल्यू निकलेगी वो रहेगी हमारी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन वैल्यू। तो कैसे होगा, ड्रैपकिंस रिएजेंट में पहले से क्या कंपनी क्या करती है, स्टैंडर्ड सेट करके भेजती है। अब दिन बाय दिन जब हम इसको लगाते जाते हैं तो हमको क्या करना है, हर बार स्टैंडर्ड चेक करना है। जैसे कि ड्रैपकिंस लो, ड्रैपकिंस आपने क्यूवेट में लिया और क्यूवेट में लेने के बाद आपने उतने ही 540 के नैनोमीटर पे ग्रीन फिल्टर पे आपने इसको चेक किया, तो जो रीडिंग देगा ड्रैपकिंस बिना ब्लड वाला, मैं सिर्फ ड्रैपकिंस की बात कर रहा हूँ, ड्रैपकिंस रिएजेंट की हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू चेक करेंगे। क्यों चेक करते हैं ड्रैपकिंस रिएजेंट की स्टैंडर्ड वैल्यू, ताकि हम उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू से हमारी टेस्ट की वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 15 यानी हमारी टेस्ट की वैल्यू अपॉन ड्रैपकिंस रिएजेंट का स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय 15, क्या बोल रहा हूं मैं, हमारी ड्रैपकिंस रिएजेंट की वैल्यू मल्टीप्लाई अपॉन स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय 15, यानी हमारी टेस्ट की कितनी वैल्यू आई और उसके बाद ड्रैपकिंस रिएजेंट की कितना स्टैंडर्ड है और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसकी वैल्यू निकल के आएगी वही है हमारी हीमोग्लोबिन की वैल्यू। तो ये मैंने आपको बता दिया स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड कैसे चेक करोगे, जो पेनिट्रेशन पावर रहता है जो केमिकल्स का वो दिन पे दिन कम होते जाता है, तो कम होते जाता है। तो अगर कंपनी ने सेट करके दिया है किसी का 41 जैसे कि ड्रैपकिंस की रिएजेंट की का स्टैंडर्ड है 41, तो आपको हर कुछ 15 से 20 टेस्ट के बाद आपको चेक करके देखना है कि 41 ही आ रहा है कि नहीं। जैसे कि आपने कैलोरीमीटर पे चेक किया 41, अब 2 दिन बाद या 15 टेस्ट के बाद आपने चेक किया तो अब आई इसकी 30, यानी 2 वैल्यू इसकी कम हो गई है, 41 वैल्यू इसकी घट गई है। तो अब जो वैल्यू घट गई है, जो स्टैंडर्ड इसका 30 हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, टेस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, 30 और मल्टीप्लाई बाय 15, यानी जैसे कि टेस्ट है, जैसे कि ये रहा हमारा टेस्ट है ना, ये रहा टेस्ट और ये रहा स्टैंडर्ड, ठीक है, ये रहा टेस्ट और ये रहा स्टैंडर्ड। तो क्या रहा हमारा, जैसे कि टेस्ट रहा हमारा कितना आया, रिजल्ट आया, जिससे पेशेंट की वैल्यू आई 40 नैनोमीटर, 540 नैनोमीटर पे इसको सेट करके रखें, ग्रीन फिल्टर है, तो कितनी रीडिंग दिया, 40 रीडिंग दिया। जैसे कि टेस्ट किसी का लगाया तो उसकी रीडिंग आई 40 और कंपनी ने स्टैंडर्ड सेट करके कितना दी है 41, यानी ये स्टैंडर्ड सेट करके दी है कंपनी ने 41। ये है स्टैंडर्ड कंपनी का रेफरेंस रिएजेंट का और ये रहा हमारा टेस्ट। अब हम इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या वैल्यू आएगी इसकी 15.3 ग्राम पर dl, 15.3 ग्राम पर dl इसकी आएगी। अब जितना भी कैलकुलेशन है ऊपर नीचे कर सकते हैं, जब इसकी कुछ और वैल्यू आ गई तो कुछ और लिख देंगे, और मतलब कैलकुलेशन इसकी ऊपर नीचे ऐसी होती रहेगी। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कैलकुलेशन का, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। जो वैल्यू हमने निकाले हैं, किससे निकाले हैं, टेस्ट से, वो वैल्यू और कंपनी की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 15 के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 15 के साथ। तो जो वैल्यू निकल के आती है वही रहती है हमारी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन वैल्यू, यानी उतना ही हमारा हीमोग्लोबिन की वैल्यू है। और ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है ये चेंज होती रहेगी, दिन पे दिन चेंज आपको चेक करना है कि ये चेंज तो नहीं हुई है। तो अगर आपने इसको चेक कैसे करोगे, ड्रैपकिंस रिएजेंट को मैंने आपको पहले भी इसके पहले बता रहा हूँ कि क्यूवेट में आपने ड्रैपकिंस रिएजेंट डाला, उसको आप फोटोमीटर में चेक करो, अगर 41 दे रहा है तो 41 यहाँ स्टैंडर्ड लिखो, 41 नहीं दे रहा है तो अगर क्या आ रहा है स्टैंडर्ड इसका, वो क्या दे रहा है 30 दे रहा है तो 30 लिखो, 30 नहीं, 30 भी नहीं दे रहा है यार, अब दे रहा है 31, अब कितना दे रहा है, जैसे 38 दिया तो 38 स्टैंडर्ड लिखो। तो जितना स्टैंडर्ड जितना होता जाएगा उतने उतने से आपको मल्टीप्लाई करना है। ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट रहेगी, 40 नहीं रहेगी। ये पेशेंट की जितनी वैल्यू है, जैसे पेशेंट की वैल्यू भी अगर जैसे कि इधर मैं बता दूं, ये पेशेंट का ही 30, तो 30 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा, जितना स्टैंडर्ड आपका आया है, ड्रैपकिंस का जितना स्टैंडर्ड आया है मल्टीप्लाई बाय 13, टेस्ट अपॉन स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय 15। तो इस तरीके से क्या होगा, ये कैलकुलेशन निकल के आएगी। ठीक है, तो ड्रैपकिंस रिएजेंट का स्टैंडर्ड
और रहा टेस्ट, जितना पेशेंट की वैल्यू आई है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस तरीके से कैलकुलेशन निकल के आती है। ये एक जो कैलकुलेशन रहती है एक्यूरेट रहती है, हम तब करते हैं जब हमारे पास फोटोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या कोलोरीमेट्री या इस तरीके की डिवाइस अवेलेबल हो, ड्रैपकिंस रिएजेंट के थ्रू करते हैं। और हमको बहुत ध्यान, जब हम ये टेस्ट कर लिए, जैसे अब तो ये टेस्ट हो गया, प्रिकॉशंस क्या लेना है मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ड्रैपकिंस रिएजेंट पॉइजनस रहता है क्योंकि इसमें साइनाइड जैसे पॉइजनस केमिकल रहते हैं साइनाइड के जैसे। और आप जब इसको वॉश करोगे सबसे पहले, तो आप सबसे पहले सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रख लो, पहले ही ब्लड निकाल के रख लो, आपका कुछ भी वुंड्स नहीं होना चाहिए, घाव या कटाव नहीं होना चाहिए, ग्लव्स पहन के इसको परफॉर्म करो। और जब आप इसको फ्लश करोगे, यानी अब आपका काम हो गया है, अब तो आप ड्रैपकिंस रिएजेंट को फेंक दोगे, तो काय में धोगे, सिंक में धो दिया। सिंक में धोने के पहले आप हमेशा ये ध्यान रखना कि सिंक में कोई उसके पहले कोई कोरोसिव केमिकल तो नहीं डाला गया है, यानी HCl तो नहीं आपने डाल दिया, या अमोनिया जैसे केमिकल को तो आपने छोड़ तो नहीं दिया, और आपने उसको फ्लैश आउट किया है कि नहीं, ये ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने इसके पहले लगाया हूँ, कोई भी केमिकल का टेस्ट कर रहा हूँ और मैंने उसमें फेंक दिया सिंक में HCl पड़ा हुआ है और ऊपर से आपने ड्रैपकिंस रिएजेंट भी फेंक दिया, तो ये क्या होगा, दोनों रिएक्ट करके गैसेस निकलेगी। कौन सी गैसेस निकलेगी, साइनाइड की गैसेस पैदा होगी। वो गैसेस क्या करेगी, आपके लिए हार्मफुल रहेगी, सिंक में से निकल के आएगी और आपके लिए हार्मफुल रहती है वो, क्योंकि वो एक पॉइजन रहता है। तो सबसे पहले क्या करो, फ्लश करो, वाटर चालू कर दो, टैप चालू कर दिया, पानी बहता रहा तो फ्लश, जो उससे क्या होगा, सिंक में से अगर कोई केमिकल पहले से पड़ा हुआ है, कुछ भी चीज़ है, तो एसिडिक एनवायरनमेंट तो नहीं है अगर सिंक के अंदर, तो वो क्लीन हो जाएगा एसिडिक एनवायरनमेंट। उसके बाद आप ड्रैपकिंस रिएजेंट फ्लश करो, यानी उसमें उसको ड्रेन कर दो और टैप चालू करके रखो कुछ देर तक, ताकि जो ड्रैपकिंस रिएजेंट भी है, साइनाइड का जो केमिकल है, वो भी उसमें से फ्लश हो गया, अच्छे से सिंक में से बाहर आ जाए, निकल जाए, पहले से रहे नहीं। ये सब प्रिकॉशंस हमको रखना जरूरी है, टेस्ट करने के पहले भी और टेस्ट करने के बाद भी, क्योंकि जो पेरिसाइनाइड और जो साइनाइड है बहुत ज़्यादा पॉइजनस केमिकल्स होते हैं। तो ये सब स्टैंडर्ड्स हमको मेंटेन करके रखना चाहिए कोई भी टेस्ट करने के पहले। मैंने आपको सहालीस में भी यही बताया कि आपको सहालीस में भी HCl N/10 HCl होता है, 0.1 रहता है, वो इतना आपको कोरेसिव नहीं रहेगा आपके हाथ के लिए, क्योंकि इतना कॉन्सेंट्रेशन का नहीं होता है। पर हमको वो भी अगर हमने फ्लश करा है सिंक में, तो उसको अच्छे से फ्लश होके जाने दो, वाटर को चालू रखो ताकि फ्लश होके निकल जाए, ताकि आप दोबारा आप कोई केमिकल डालो तो आपको तो ध्यान नहीं है कि मैंने इसमें HCl डाल के रखा और उसको फ्लश नहीं किया अच्छे से, आपने तो करके चले गए। अब दूसरा कोई इंसान आ रहा है आपकी जगह और वो आके उसमें कोई केमिकल डाल दे, तो हाँ, तो गैसेस स्टार्ट हो जाएगी ना पैदा होना, तो उसके लिए, तो उस इन्वायरमेंट के लिए, लैब के लिए, तो ये बहुत खतरनाक है। इस तरीके के हमको जो प्रिकॉशंस है वो मेंटेन करके रखना है, लापरवाह नहीं होना है कोई भी टेस्ट करने के पहले। भले आपको दिन में 100 टेस्ट क्यों नहीं करना हो, पर आप लापरवाही से नहीं करो, क्योंकि इसमें आपकी जान को ज़्यादा खतरा है। पेशेंट जो टेक्नीशियन है, जो भी टेस्ट परफॉर्म कर रहा है, पेशेंट के तो आप स्टैंडर्ड बिगाड़ोगे ही बिगाड़ोगे, उसके वैल्यूज़ के, पर आपकी ज़्यादा जान को भी ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि आप दिन पे दिन वही चीज़ परफॉर्म करते हो। तो ये सब रिक्वायरमेंट्स और ये सब चीज़ें हमको चेक करना ज़्यादा ज़रूरी है जब हम कोई भी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, कि कोई भी केमिकल तो मौजूद तो नहीं है सिंक में। अच्छे से वॉश करो, ड्रेन करके निकाल दो, कोलोरीमीटर को ढक के रख दो, स्विच ऑफ कर दो, सारी लाइट्स को, जो भी इसका प्लग है उसको स्विच ऑफ करके निकाल के रख दो, ये सब। और जो मैंने आपको बताया है स्टैंडर्ड हमेशा चेक करो ड्रैपकिंस लगाने के पहले कि ड्रैपकिंस का क्या स्टैंडर्ड दे रहा है, रीडिंग क्या दे रहा है ड्रैपकिंस की जो रीडिंग आई, उस रीडिंग से फिर जो पेशेंट की रीडिंग आई उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 15 से मल्टीप्लाई करोगे, गुणा भाग करके निकालोगे, तो जो वैल्यू निकलेगी वही वैल्यू क्या होगी, आपकी हीमोग्लोबिन की वैल्यू होगी। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा हीमोग्लोबिन का, उतनी ज़्यादा हीमोग्लोबिन की वैल्यू निकल के आएगी। तो ये था आज का हमारा, क्या देखे हमने, हीमोग्लोबिनोमेट्री देखे। हीमोग्लोबिनोमेट्री में मैंने आपको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बताया कि क्यों हम करते हैं, और इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ बताई कि क्या क्या नॉर्मल वैल्यूज़ होती है, ये सब हमने चेक करे। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी बता चुका हूँ कि एनीमिया होता है, इससे देखते हैं एनीमिया क्यों, किस कंडीशन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। और एक और कंडीशन होती है हीमोसाइटोसिस, उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन की वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, पॉलीसाइथेमिया हो गया इसलिए बढ़ जाती है, और ब्लड जो फ्लूइड लॉस हो गया इसलिए बढ़ जाता है। इस तरीके से इसकी वैल्यू बढ़ती घटती रहती है, इसलिए हम हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन करते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास क्या थी, हीमोग्लोबिनोमेट्री के बारे में।